तो दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। तो इसी को देखते हुए हमने यहाँ पे स्पीडी पब्लिकेशन की जो बुक आती है बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से, उसको यहाँ पर लेकर आया है। हमने 19 तक कवर कर दिया है और आज हम बात करें तो आज हम 20वें से कवर करने जा रहे हैं। या यूं कहें कि सबसे इम्पोर्टेंट तो आज ही वाला आज जो हमारी क्लास होगी या सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होगी। और इसके बाद जो क्लास है, क्योंकि इसमें हम हमारा सौर मंडल आप देख रहे हैं कवर होगा, अक्षांश देशांतर, स्थल मंडल, वायुमंडल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल। उसके बाद फिर हम जो है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत पे पहुंचेंगे। तो इतिहास हमारा कवर होगा, भूगोल कवर होगा। एनसीईआरटी बेस्ड स्पीडी पब्लिकेशन की एक बुकलेट आती है, तो इसी को हम देखने चल रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग क्लास मिस मत करिएगा, लगभग 1.5 2 घंटे का वीडियो होगा। और जो नेक्स्ट डे आएगी वह भी इतना होगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ये वीडियो वहां पे जिससे आसानी के साथ मिल जाए। तो चलिए आज हम देखते हैं अपना ये सेशन। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा सौर मंडल एक नज़र में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं। आइए हम इसी को देखते हैं और चलिए अब अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सौरमंडल की जब हम बात करते हैं तो सूर्य और ग्रह, उपग्रह आदि जो है तमाम क्षुद्र ग्रह मिलकर इसका निर्माण करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सौरमंडल खोजकर्ता कॉपरनिकस का सबसे बड़ा ग्रह है, तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और जब हम बात करेंगे कि सौरमंडल की खोज किसने की थी, तो इसके खोजकर्ता कॉपरनिकस थे। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, जिसे मरकरी के नाम से जानते हैं। और सौरमंडल का जो मुखिया है वह हमारा सूर्य है, सन है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह तो बुध सूर्य के सबसे निकट स्थित है। तो जब हम बुध की बात करते हैं तो यह सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। वहीं जब हम सूर्य से सबसे दूर स्थित एवं सर्वाधिक ठंडा ग्रह की बात करते हैं तो वरुण, वरुण सूर्य से सबसे अधिक दूर पे है और इसके साथ ही वह सबसे ठंडा भी ग्रह है। तो अगर कोई पूछेगा कि सबसे ठंडा ग्रह तो सूर्य वरुण होगा। और इसकी खोज जो है जॉन गाले द्वारा की गई थी 1846 में। तो यहाँ पे ये रहा। और 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लें तो फिर चलते हैं। सर्वाधिक गर्म एवं चमकीला ग्रह तो शुक्र है हमारा, सबसे गर्म है, सबसे चमकीला है। अरुण ग्रह की खोज तो विलियम हर्शेल ने जो है अरुण ग्रह की खोज की थी। तो अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। बिना उपग्रहों वाला ग्रह तो बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। और सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है। वहीं जब हम पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह की बात करते हैं तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है शुक्र। और सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है। तो जो है आप इसमें बृहस्पति शनि करंट अफेयर्स में जो है आप देख के जाइएगा, कुछ टाइम के लिए शनि भी जो है सबसे अधिक यहाँ पे उपग्रहों वाला ग्रह बना था। लाल ग्रह के रूप में मंगल को जानते हैं। तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। नीला ग्रह जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है और आयरन ऑक्साइड होने की वजह से मंगल ग्रह लाल है। पीला ग्रह एवं शीत ग्रह के रूप में हम बृहस्पति को जानते हैं। तो पीला ग्रह और शीत ग्रह के रूप में हम बृहस्पति को जानते हैं। हरा ग्रह हमारा वरुण है, जिसे हम नेपच्यून के नाम से जानते हैं। तो यह हमारा हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। जीवाश्म ग्रह हम चंद्रमा को कहते हैं। तो चंद्रमा को हम जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं। लेटा हुआ ग्रह अरुण है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा तथा पृथ्वी की बहन, इन सभी चीजें शुक्र को कही जाती हैं। और ये अनेक बार पूछी गई हैं कि सुबह का तारा, सांझ का तारा तथा पृथ्वी की भगनी या बहन, तो शुक्र ग्रह को ये सब कहा जाता है। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह तो लाल ग्रह आपने हमने बात की मंगल है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, हम सभी जानते हैं, चंद्रमा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। तो आप लोग देख रहे हैं कि कितना फास्ट आप लोगों को रिवीजन करवाया जा रहा है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए यहाँ पे ऐसे ही कंटेंट आते रहेंगे। और जब हम बात करते हैं कि सबसे छोटा, तो सबसे छोटा डिमोस है या मंगल का उपग्रह है। तो फोबोस डिमोस दो ही उपग्रह है मंगल के।
उसके बाद हम बात करते हैं कि सूर्य का सबसे निकटतम तारा तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य का सबसे निकटतम तारा है, और यह पृथ्वी का भी सबसे निकटतम तारा है। सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस है। साइरस सबसे ज्यादा चमकीला तारा है। मंगल ग्रह के लाल होने का कारण हमने बात की थी, आयरन ऑक्साइड है। और शनि सबसे चपटा ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह इसका टाइटन है, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, और शनि सबसे चपटा ग्रह भी है। वलय तो वलय युक्त शनि है, वलय युक्त ग्रह शनि है, और वलय युक्त ग्रह अरुण भी है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, शनि के साथ अरुण भी। तो शनि के रिंग्स वलय की खोज गैलीलियो ने की थी, तो वही जो वलय या रिंग्स जिसे कहा जाता है, इसकी खोज गैलीलियो ने की थी। शनि के चारों ओर वलयों की संख्या तो 7 है। बुध ग्रह का विशिष्ट गुण है तो चुंबकीय क्षेत्र का होना, तो बुध में चुंबकीय क्षेत्र है, यह इसकी विशिष्टता को दर्शाता है। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह तो बुध है, सबसे करीब में है और सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है। मात्र 88 दिन में ही यह सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है। क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स स्थित होते हैं, तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में एक चक्राकार रूप से गति करते रहते हैं ये भी। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह तो सेरेस है। सेरेस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। सबसे अधिक अक्षांशीय वाला ग्रह तो बुध है, सबसे अधिक अक्षांशीय वाला ग्रह। अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या तो 89 है। अंतरिक्ष में अगर हम कुल तारामंडलों की बात करते हैं तो 89 है इनकी संख्या। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटरस है, तो सेंटरस सबसे बड़ा तारामंडल है। तारामंडल कुल 89 है, सबसे बड़ा सेंटरस है। हाईली पुच्छल तारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा यहाँ पे। जो हाईली पुच्छल तारा होता है यह 76 वर्षों के बाद पुनः दिखाई देता है, तो 76 वर्षों के बाद पुनः दिखाई देता है। पृथ्वी की घूर्णन, तो पृथ्वी जो है हमारी पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो घूर्णन का मतलब हुआ पृथ्वी जब अपने अक्ष पर जो घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, तो यह पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। पृथ्वी के दिशा के विपरीत चक्कर लगाने वाला ग्रह तो शुक्र और अरुण है। तो जब हम बात करते हैं कि जो पश्चिम से पूर्व, तो सभी ग्रह तो घूमते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण जो हैं ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में चक्कर लगाते हैं। तो शुक्र अरुण ये विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी गोल है, या किसने कहा था, तो पाइथागोरस ने इसको कहा था कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, सिद्धांत है। तो कापरनिकस का यह सिद्धांत है कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है तो 1/81, तो 1/81 जो है यहाँ पे पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो है द्रव्यमान होता है। पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष पर घूमना है, तो आप बताइए क्या है। तो इसे पृथ्वी का घूर्णन कहा जाता है, या दैनिक गति के रूप में भी हम जानते हैं जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी पर दिन रात परिणाम है, तो घूर्णन का जो घूम पृथ्वी अपने स्थान पर घूमती है उसी की वजह से दिन रात होते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना परिक्रमण है, वार्षिक गति, मौसम ऋतुओं में परिवर्तन इसी की वजह से होता है। ठंडी गर्मी ये सब इसी की वजह से है, परिक्रमण की वजह से। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है तो ऋतु परिवर्तन होता है, ठंडी, बरसात, फिर गर्मी, फिर बसंत। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप तो विषुवत रेखा पर प्राप्त होता है, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। माफ करिएगा, 0 डिग्री जो है अक्षांशीय जो रेखा होती है, विषुवत रेखा। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है तो 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई होती है तो 36,000 किमी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने किमी ऊंचाई पर होते हैं जो यहाँ उपग्रह होते हैं, तो ये 36,000 किमी की ऊंचाई पर होते हैं। पृथ्वी की एकमात्र मंदाकिनी, तो पृथ्वी की जो एकमात्र मंदाकिनी है वह दुग्ध मेखला है, तो मंदाकिनी जो है हमारी दुग्ध मेखला है, फिर इसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम आता है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा तो 365 दिन और 6 घंटे, लगभग 5 घंटे 48 मिनट है। तो माना जाता है कि 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य की एक चक्कर लगाती है।
पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाती है तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में लगभग जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर यह घूम जाती है, तो इसी को हम 24 घंटे मानते हैं। और इसको जो है 365 दिन को हम मानते हैं कि एक साल का है। और 6-6 घंटे बच के बाद में लीप वर्ष होता है जो फरवरी, जिसमें 29 दिन की होती है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है तो 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। तो जो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है आप देख रहे हैं अधिक है और ध्रुवीय व्यास कम है। इसी वजह से पृथ्वी जो है ध्रुवों पर चपटी है और विषुवत पे, जहाँ पे पृथ्वी की गोलाई पे देखेंगे आप, तो वो बाहर की तरफ उभरी हुई है। पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कम है तो 42 किलोमीटर। इन दोनों में अंतर आप देखेंगे तो 6 में से 4 गए, फिर 2 और 5 में से 1 गए, 4 42 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए, ये कभी नहीं पूछेगा विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास, अंतर अधिकतर पूछा जाता है, तो 42 किलोमीटर का अंतर है दोनों में। आप याद रखिए और एक का याद रख लीजिए, बाद में उसमें जोड़ या घटा लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। जैसे 12,714 याद रख लीजिए, उसमें 42 जोड़ देंगे तो आपका विषुवतीय निकल आएगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में तो 8 मिनट 3 सेकंड या फिर 500 सेकंड सीधा सीधा कहा जाता है, या कहीं कहीं आप देखेंगे तो 8.3 मिनट लिखा है तो 8 मिनट 16 सेकंड भी दिया रहेगा। चंद्रमा का प्रकाश जो है मात्र 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है, तो 1.3 सेकंड के अंदर ही जो है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर उपस्थित होता है। चंद्रमा पर दिन का तापमान तो 100 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान -180 अंश सेंटीग्रेड। तो वहां पे कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए इनमें तापांतर अधिक देखा जाता है। तो दिन में आप देख रहे हैं कि आदमी पिघल जाएगा और रात में आदमी बर्फ बन जाएगा, ऐसा तापमान सूर्य का है। तो बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है जो चंद्रमा पे जाते हैं। सूर्य के बाहरी सतह तल का तापमान तो 6000 अंश सेंटीग्रेड है। तो फोटोस्फीयर जो है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का है। सूर्य के केंद्र का तापमान तो 150 मिलियन या लगभग 15 करोड़ जो है अंश सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, जो सूर्य का इंटरनल है, केंद्र है उसका। तो आप समझ सकते हैं कि कितना टेम्परेचर है। और सूर्य के काले धब्बे का तापमान तो वो 1500 अंश सेंटीग्रेड है, सूर्य का जो काला धब्बा होता है। आप लोग बताइए हमें कि इसको क्या कहा जाता है, ब्लैक स्पॉट को। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत तो नाभिकीय संलयन है। तो नाभिकीय विखंडन संलयन दो प्रक्रिया होती है, तो सूर्य के जो ऊर्जा है उसका स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य के प्रमुख संगठन है तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 71% है और हीलियम 26.5 है, अन्य 2.5 है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है और फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्रिया करके हीलियम बनाते हैं, तो हीलियम लगभग 26.5% है, आप देख सकते हैं। सौर दिवस की अवधि होती है तो सौर दिवस 24 घंटा। सूर्य और पृथ्वी के मध्य दो स्थित ग्रह हैं तो बुध और शुक्र, ये सूर्य और पृथ्वी के मध्य में स्थित हैं। चंद्रमा की सतह व उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन संबंधित है सेलेनोलॉजी। पृथ्वी की ध्रुवीय तथा विषुवतीय परिधि है तो क्रमशः 40,008 किलोमीटर आप देख रहे हैं इसकी ध्रुवीय जो है परिधि, और विषुवतीय 40,075 किलोमीटर इसकी परिधि है। तो ये आप याद रखिएगा कि पृथ्वी की ध्रुवीय तथा विषुवतीय परिधि कितनी है। ब्रह्मांड का व्यास तो 10 दी पावर 8 प्रकाश वर्ष है। तो जो ब्रह्मांड का व्यास है वो 10 की घाते 8 प्रकाश वर्ष है। सूर्य का व्यास है तो सूर्य का व्यास आप देख सकते हैं 1,39,2,000 किलोमीटर है। तो सूर्य का व्यास कितना बड़ा है आप देख सकते हैं। पृथ्वी के क्रोट का तापमान तो 2200 अंश सेंटीग्रेड से लेके 2750 अंश सेंटीग्रेड के बीच में है। तो जो पृथ्वी के क्रोट का तापमान है वह 2200 से 2750 के बीच में है। आकाशगंगा की आकृति है तो आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। तो आकाशगंगा की जो आकृति है वह सर्पिलाकार है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं तो फोबोस डिमोस, मंगल ग्रह के मात्र दो उपग्रह यही हैं। शनि सूर्य की एक परिक्रमा करता है तो 29.5 वर्ष में शनि जो है सूर्य का एक चक्कर लगाता है। सूर्य का बाहरी भाग
क्रोमोस्फियर कहलाता है और सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है वो फोटोस्फियर होता है। तो फोटोस्फियर सूर्य का केंद्रीय भाग है और सूर्य का बाहरी भाग जो है वो क्रोमोस्फियर है। सूर्य से प्रकाश की चाल 3 × 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड है। तो सूर्य से जो है प्रकाश की चाल आप देख रहे हैं कितनी है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष और प्रकाश द्वारा जो एक वर्ष में दूरी तय की जाती है उसे प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो आप देख रहे हैं 9.45 × 10 की पावर यहाँ पे 12 है किलोमीटर या 9.45 × 10 की घाते 15 मीटर। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप मीटर में है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। तो बिल्कुल आप लोग इसमें प्रकाश वर्ष कभी आंसर मत लगाइएगा। दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वह पारसेक होती है। एक पारसेक 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो एक पारसेक में भी जो है 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। पृथ्वी का औसत तापमान, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 15 सेंटीग्रेड, ये पृथ्वी का औसत तापमान है। शुक्र तथा बुध ग्रह पर एक दिन बराबर होता है। तो शुक्र तथा बुध ग्रह पर एक दिन बराबर होता है। तो शुक्र पर पृथ्वी के 117 दिन तथा बुध पर पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। तो शुक्र तथा बुध ग्रह पर एक दिन बराबर होता है। तो पृथ्वी के 117 दिन, शुक्र का एक दिन तथा बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है 4.2 वर्ष में। तो जो निकटतम तारा है उससे पृथ्वी पर प्रकाश 4.2 वर्ष में पहुंचता है। सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। तो अरुण ग्रह पर ऐसा होता है। तो इसको हमने जो है बात की थी आपसे। अब आइए हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को देखते हैं। यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। चलिए इनको हम देखते हैं। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो उत्तर से दक्षिण इस तरह मतलब लंबी लंबी जो रेखा है तो देशांतर रेखा है। और जो पश्चिम से पूर्व इस तरह है, इस डायरेक्शन में है, वह जो है कौन सी रेखा, तो वह अक्षांश रेखा है। तो आप देख सकते हैं कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या है। दो अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी 111 किलोमीटर, दो देशांतर रेखाओं की मध्य दूरी 111.32 किलोमीटर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसे गौरे कहा जाता है। ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। तो देशांतर जो रेखाएं हैं वो 360 हैं और अक्षांश रेखाएं 180 हैं। तो ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है। तो 15 डिग्री देशांतर जो है पृथ्वी घूम जाती है। तो पृथ्वी 15 अंश जो है देशांतर जो है घूमती है। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 यहाँ पे दी है, लेकिन आप लोग चेक कर लीजिएगा 179 होती है। एक बार देख लीजिएगा 179 यहाँ पे उसकी संख्या होती है, क्योंकि 90 उधर ऊपर की तरफ, 90 नीचे की तरफ, उसके बाद एक जो भूमध्य रेखा वाली होती है 2 बार काउंट होती है, इसलिए एक घटा दिया जाता है। तो 179 ही होगा यहाँ पे। एक बार आप लोग भी क्रॉस चेक करके जो है कमेंट में बताइएगा कि कितनी होती है। फिर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो कर्क रेखा है। और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है वो मकर रेखा कहलाता है। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो आर्कटिक रेखा है। और 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है वह अंटार्कटिक रेखा है। तो ये 4 रेखाएं हो गई। एक अंश देशांतर के बीच का अंतर होता है तो 4 मिनट का होता है। तो 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में समय लगता है तो 4 मिनट का। तो पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर जो है 4 मिनट में पार करती है। कर्क संक्रांति, या जिसे आप उत्तरी अयनांत के नाम से जानते हैं, मकर संक्रांति दक्षिणी अयनांत होता है। यह क्रमशः कब होता है, तो जो
कर्क संक्रांति है यह क्रमशः 21 जून को, और जो मकर संक्रांति है यह 22 दिसंबर को होती है। 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य का भाग उष्ण कटिबंध कहलाता है। तो भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंध है, और 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा स्थित है। तो अटलांटिक महासागर में ये जो है दोनों रेखाएं स्थित हैं। तो 45 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य का भाग जो है यह शीतोष्ण कहलाता है, शीत प्लस उष्ण कटिबंध। तो ये जो 45 डिग्री से 66.5 डिग्री का भाग है। 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश का क्षेत्र डोलड्रम कहलाता है। बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है, शांत पेटी होती है। 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पछुआ पवन का क्षेत्र गरजती चालीसा इसे कहा जाता है। तो इसे गरजती चालीसा के नाम से जाना जाता है। जो और उसके बाद फिर प्रचंड पचासा भी होता है, और चीखती साठा, तो चीखती साठा और गरजती चालीसा प्रचंड पचासा, ये जो है तीनों उसी क्षेत्र की तरफ चलती हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण। तो आप देख रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ रही है, और जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। चपस पचस से आप लोग याद रखे होंगे, काफी पुराना ट्रिक है। तो चंद्र ग्रहण में चपस आप लोग देखते होंगे, और सूर्य ग्रहण में पचस। तो इस तरह भी याद रख सकते हैं, इस तरह भी याद रख सकते हैं। और पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है हमेशा अमावस्या के दिन होता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन, और पूर्ण जो है चंद्र ग्रहण यह पूर्णिमा के दिन होता है। तो पूर्णिमा के दिन होता है। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है तो 21 मार्च और 22 सितंबर को। तो जो संपूर्ण पृथ्वी है इस पर दिन रात 21 मार्च और 22 सितंबर को बराबर होता है। पृथ्वी पर दिन रात होने के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति है। पृथ्वी के मध्य से होकर जाने वाली रेखा है, तो बिल्कुल बीचों बीच से जाने वाली रेखा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से हम जानते हैं। विषुवत रेखा पर दिन और रात की अवधि, तो यहाँ पर जो है दिन और रात की अवधि बराबर होती है। बसंत विषु तथा शरद विषु तो 21 मार्च और 23 सितंबर है। तो 21 मार्च को बसंत विषु और 23 सितंबर को जो है शरद विषु होती है। 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है तो प्रधान देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा के नाम से हम इसे जानते हैं। तो प्रधान देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। तो ग्रीनविच की बात करते हैं 0 डिग्री देशांतर की, तब यह इंग्लैंड में स्थित है। भारत का मानक समय जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जिससे यह मानक समय रेखा है जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, और हमारे 5 राज्यों में जो है होकर ये गुजरती है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के मध्य अंतर 5.5 घंटे आगे है। तो जो भारतीय मानक समय है या ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। 180 डिग्री देशांतर को वाशिंगटन सभा में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया, तो 1884 ईस्वी में इसे इंटरनेशनल जो है तिथि रेखा की संज्ञा प्राप्त हुई। जब हम बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है, तो बेरिंग जल संधि जो है यह इसके समानांतर स्थित है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में होता है, तो 21 जून तथा 22 दिसंबर। तो पृथ्वी पर जो सबसे लंबा दिन है उत्तरी गोलार्ध में वो 21 जून है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर है। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में, तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जब हम बात करते हैं तो सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। तो सेम उल्टा कर दीजिएगा। अगर कभी ये आपको याद न रहे तो आप उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, आप जून का महीना देख रहे हैं, तो जून के महीने में सबसे जो है
लंबा दिन होता है 21 जून को, तो आप इस तरह याद रख सकते हैं। और ठंडी में आप देखते हैं कि दिन कितना छोटा होता है, तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है, पहली बात जान लीजिए, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। और यह 4 जुलाई को होती है, जिसे हम अपसौर के नाम से जानते हैं। तो अपसौर और उपसौर दो परिघटना होती है। तो यहाँ पे जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम 4 जुलाई को और न्यूनतम 3 जनवरी को होती है, जिसे हम उपसौर के नाम से जानते हैं। तो अपसौर उपसौर दो परिघटना हुई। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है एप्साइड है। कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य अक्षांश का अंतर है, तो 47 जो है अंश अक्षांश का जो है अंतर यहाँ पे है। अब आइए हम बात करते हैं हमारे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बारे में। तो हम इन तीनों मंडलों के बारे में देखेंगे और यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी भाग होता है भूपर्पटी से कहा जाता है। आप हमारे चैनल में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट हमने बनाया है। हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी कवर की, उसको पूरा देख लीजिएगा। 7th की शुरू की है, वहीं पे आपको भूपर्पटी मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल जाके देखिए, आपको वहां से काफी ज्यादा लाभ होगा। तो पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है इसे भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है। और पृथ्वी का भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में, तो अगर हम जब बात करते हैं कि क्रस्ट पे या भूपर्पटी पे सबसे अधिक मात्रा में, तो सबसे अधिक मात्रा में तो ऑक्सीजन है, उसके बाद फिर सिलिका है, फिर एल्यूमिनियम है। तो जब बात होगी तब ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा में भूपर्पटी पर हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है तो क्रमशः सियाल, सीमा और निफे। तो सियाल, सीमा और निफे क्रोट से। देखिए, सियाल का मतलब हुआ सिलिका एल्युमिनियम, सीमा का मतलब हुआ यहाँ पे आप बताइए कि सिलिका मैग्नीशियम, और फिर निफे का मतलब हुआ निकेल और फेरस। तो यहाँ पे इन तीन चीजों से मिलकर जो है इनका निर्माण हुआ है, जिसको हम क्रमशः सियाल, सीमा और निफे के नाम से जानते हैं। तो यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना इसी से बनी है। और जब हम सियाल की बात करते हैं तो सिलिका और एल्युमिनियम, तो सिलिकॉन एल्युमिनियम से सियाल बना है। और सीमा जो है बना है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। और जो पृथ्वी का क्रोड है निफे, ये बना है निकिल तथा लोहा या जिसे हम फेरस कहते हैं उससे। देखिए, सियाल की जब हम बात करते हैं तो सियाल या सिलिका और एल्युमिनियम से बना है। और क्रस्ट का निर्माण इससे हुआ, फिर मेंटल का निर्माण सीमा से हुआ है, सिलिकॉन मैग्नीशियम से। और जो पृथ्वी का सबसे नीचे वाला क्रोड है, इसे कोर एरिया कहते हैं, तो कोर निकल तथा लोहा या फेरस से निर्माण हुआ है। पृथ्वी का औसत घनत्व तो 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। तो 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर यहाँ पे पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापक्रम बढ़ता है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है पृथ्वी का। जब आप पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो 32 मीटर की गहराई पर तापक्रम बढ़ेगा। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल तो मैग्मा है। तो मैग्मा आपको पता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जब मैग्मा जलता हुआ निकल के बाहर आता है तो उसे हम लावा बोलते हैं। तो पृथ्वी की सतह के नीचे यह द्रवीभूत सेल होता है। पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है तो स्टेनोस्फियर। तो स्टेनोस्फियर है पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है, उसे हम स्टेनोस्फियर के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर सबसे विशाल हिमखंड है तो अंटार्कटिका में सबसे विशाल जो है हिम पाए जाते हैं। सबसे विशाल हिमखंड है अंटार्कटिका का। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई है तो माउंट एवरेस्ट की 8850 मीटर जो है इस समय इसकी ऊंचाई है। और सबसे अधिक गहराई पृथ्वी पर मेरियाना गर्त है, जो कि 11,776 मीटर है। और यह प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माइट, डायोराइट, गेब्रो, ये सभी उदाहरण जो हैं आग्नेय चट्टान के हैं। इग्नियस रॉक जिसे हम बोलते हैं, तो इग्नियस रॉक के उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माइट, डायरो डायोराइट, गेब्रो, ये सभी आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं।
आग्नेय चट्टान का निर्माण मैग्मा या लावा के जमने की वजह से होता है। अभी हम बात करेंगे, हमने एनसीईआरटी में बात की, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। वहां पे हमने बात की है कि कब जो है आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है और सारी चट्टानें कैसे बनती हैं, तो इन सभी चीजों के बारे में हमने बात की है। बेसाल्ट में सर्वाधिक मात्रा में, तो बेसाल्ट में लोहा सबसे अधिक मात्रा में होता है, तो लोहा सबसे अधिक मात्रा में होता है। और काली मिट्टी का निर्माण भी जो है बेसाल्ट चट्टान की वजह से होता है, तो बेसाल्ट चट्टान की वजह से काली मिट्टी का जो है निर्माण सबसे अधिक होता है। जब हम बात करेंगे कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमेरेट, कोयला, तो ये सभी जो है अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। तो ये जितने भी चीजें हैं ये सभी अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। और फिर सबसे लास्ट में कायांतरित चट्टान, तो आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के जो है ताप दाब में परिवर्तन की वजह से रूपांतरित शैल या कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। बेसाल्ट से सिल्ट तथा ग्रेनाइट से नाइस बनता है, तो बेसाल्ट से सिल्ट तथा ग्रेनाइट से नीस या नाइस, इसे लिखा है नीस बोलते हैं, या अग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से होता है। तो जब अग्नेय चट्टान रूपांतरित होती हैं तो बेसाल्ट चट्टानें जो होती हैं वो सिस्ट में, और सिल्ट यहाँ लिखा है, सिस्ट भी इसे बोला जाता है, और ग्रेनाइट जो है नीस में परिवर्तित हो जाती हैं। बालू पत्थर से क्वार्टजाइट, सैल से स्लेट, कोयला से हीरा और ग्रेनाइट चूना पत्थर जो है, कोयला से हीरा और ग्रेनाइट चूना पत्थर से संगमरमर, तो ये परतदार चट्टानों के रूपांतरण से होती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो परतदार चट्टानें होती हैं इनके रूपांतरण से इनका निर्माण होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान पाया जाता है, तो पृथ्वी पर जो सबसे अधिक तापमान है वह लीबिया के अजीजिया नामक स्थान पर है। तो यह सबसे गर्म स्थान है, लीबिया में पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे कम तापमान, तो बरखोयांस्क, पूर्वी साइबेरिया, तो बरखोयांस्क जो है या पूर्वी साइबेरिया स्थान पर है, जो कि रसिया का पार्ट है। तो देख रहे हैं आप सबसे अधिक गर्मी लीबिया के अजीजिया में और बरखोयांस्क में सबसे जो है ठंडी होती है। पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है, तो पूर्वी साइबेरिया के बरखोयांस्क को जो है हम पृथ्वी का शीत ध्रुव जो है कहते हैं। और पौने चलती हैं, तो पौने हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। ज्वालामुखी का जो मुख होता है, तो ज्वालामुखी के मुख को हम क्रेटर कहते हैं, और क्रेटर का आकार बड़ा हो जाने पर उसे हम काल्डेरा कहते हैं। तो देखिए, जब ज्वालामुखी का मुख छोटा होता है तो उसे क्रेटर, और जब उसका मुख जो है जिससे मैग्मा निकलता है, तो जब उसका मुख जो है बड़ा हो जाता है तो उसे काल्डेरा बोला जाता है। ज्वालामुखी के मुख से निकलने वाला जो द्रवित पदार्थ है उसे हम मैग्मा कहते हैं, तो वह मैग्मा है। और इसके अंदर काफी ज्यादा जो है जलवाष्प और धुएं, धुआरे आदि उपस्थित होते हैं। इटली का एटना तथा स्ट्राम्बोली, तो जो इटली का एटना है और स्ट्राम्बोली, ये सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूमध्य सागर का जो है प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली है। जापान का फ्यूजियामा और इटली का विसुवियस, ये दोनों सुसुप्त ज्वालामुखी हैं, अर्थात अब इसमें कोई भी संभावना नहीं है उद्गार होने की, और सक्रिय में हमेशा उद्गार होने की संभावना बनी रहती है। हमारे भारत में क्या कोई ज्वालामुखी है, तो एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि बैरन है। बैरन ज्वालामुखी या अंडमान में स्थित है। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व सेफ्टी वाल्व कहा जाता है, तो ज्वालामुखी को पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व कहा जाता है। जिस प्रकार आप देखते हैं कि कुकर में सेफ्टी वाल्व होता है, जब अधिक गैस बन जाती है तो उसके द्वारा बाहर निकल जाती है सेफ्टी वाल्व तोड़कर, उसी प्रकार पृथ्वी के अंदर ज्यादा हलचल होने पे वह ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांशतः पाए जाते हैं तो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में, तो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो आप इसको अलग से पढ़ते हैं कि जो ये प्रशांत महासागर की पेटी होती है, तो इसके बारे में आपको वहां पे अलग से पढ़ाया जाएगा। इसे आप प्रशांत महासागर के परिमेखला,
तो ये अग्निवलय है। यही प्रशांत महासागर का जो परिमेखला है, यहाँ पे सबसे अधिक संभावना होती है ज्वालामुखी, भूकंप इत्यादि घटनाओं की। किसी ज्ञात अथवा अज्ञात बल के कारण भूपटल में होने वाला कंपन भूकंप कहलाता है। तो किसी ज्ञात या अज्ञात बल के कारण भूपटल में होने वाला जो कंपन होता है वह भूकंप कहलाता है। भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचते हैं या अनुभव किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। तो देखिए, जब नीचे जमीन से कहीं पे जो है भूकंप जो है अगर वहां से उत्पन्न होता है, तो जो सबसे पहले अर्थ के क्रस्ट को जहाँ पे सबसे पहले आके उसका जो है परिणाम दिखाई पड़ता है, वह उजागर होता है, उसे अधिकेंद्र बोला जाता है। और भूकंप के मापने वाला यंत्र जो है उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। और भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। और भूकंप का अध्ययन जो है सिस्मोलॉजी कहलाता है। तो ये 3-4 चीजें हैं यहाँ पे भूकंप से संबंधित। सिस्मोग्राफ भूकंप मापी की खोज जो है जॉन मिल ने की थी। और पृथ्वी पर जल भाग है, तो पृथ्वी पर 71% जो है जल भाग पाया जाता है। तो 71% पृथ्वी पर जल भाग है, जिसकी वजह से इसे नीला ग्रह की भी संज्ञा दी जाती है। महासागरों की औसत गहराई है तो 4000 मीटर औसत गहराई है महासागरों की। समुद्री तल की औसत लवणता होती है तो 35% प्रति 1000 ग्राम यहाँ पे आपको दिया है। तो समुद्री जो तल की औसत लवणता 35% प्रति 1000 ग्राम। सर्वाधिक लवणता वान गोलू झील इसे बोलते हैं, तुर्की में है 330%। सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है वाड़ झील, जो लिखा है वान गोलू झील इसे बोला जाता है, तुर्की में है। पृथ्वी पर जलमंडल का स्वच्छ जल क्षेत्र है सिर्फ 2.7 भाग। आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर जलमंडल का स्वच्छ जल क्षेत्र है, और इसमें से कितना तो पृथ्वी के अंदर ही है और कितना बाहर है। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ पीने लायक जल जो है 2.7 भाग है। समुद्री लवणता में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है तो सोडियम क्लोराइड NaCl, जो नमक होता है हमारा जिसे हम आप खाते हैं, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है समुद्रों में। लवणता के संघटकों में सबसे ज्यादा मिलने वाला तत्व है तो क्लोरीन। क्लोरीन जो है इन संगठनों में सबसे ज्यादा होता है। पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है। तो वायुमंडल जो है पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण है। वायु क्या है, तो वायु गैसों का मिश्रण है। तो वायु बेसिकली कुछ नहीं, गैसों का सिर्फ मिश्रण है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है तो नाइट्रोजन 78.03% है, और ऑक्सीजन लगभग 20.95% है। तो 20.99% दिया है। तो 78% और 21% जो है यहाँ पे वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्सीजन पाई जाती है। CO2 0.03%, तो 0.03% है। आर्गन 0.93%, तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में आर्गन पाई जाती है। वायुमंडल में जलवाष्प तो सिर्फ 5% है। तो वाटर वेपर जो है 5% है एटमॉस्फेयर में। और पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर विकिरण की मात्रा है तो 51% जो है पृथ्वी पर सौर विकिरण पहुंचती है। तो 51% जो है सौर विकिरण पहुंचती है। और वायुमंडल की 5 परतें हैं तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, उसके बाद आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो ये 5 मंडल हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, सबसे बाहरी परत बहिर्मंडल है। मौसम परिवर्तन से संबंधित सभी परिघटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई मोटाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। तो ग्रीष्म ऋतु में ये भूमध्य रेखा के आसपास तो 18 किलोमीटर तक ऊपर चली जाती हैं। तो गर्मियों में इनकी जो है परिवर्तन होता है। क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर ताप घटता है तो 1 अंश सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर। और क्षोभ मंडल में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान तो उसी हिसाब से यहाँ पे 6.5 अंश सेंटीग्रेड तापमान घटता है जब आप 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं। क्षोभ मंडल का विस्तार ध्रुवों तथा विषुवत रेखा पर होता है। तो ये देखिए बताया गया है ना, क्रमशः 8 किलोमीटर तथा 18 किलोमीटर। तो ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर तक तथा विषुवत रेखा पर
18 किलोमीटर तक जो है ऊपर जा सकती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है ओजोन परत। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होती है जो कि क्षोभ मंडल के ऊपर होता है। पृथ्वी का रक्षा कवच, तो ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अपने में समाहित कर लेती हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये जो है एसी, फ्रिज आदि चीजों में अधिक मात्रा में पाई जाती है और ये हमारे ओजोन परत को धीरे धीरे नष्ट कर रही है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए बेसिकली जिम्मेदार है। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध पारिस्थितिकी कहलाता है, जिसे हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। जेट विमान तथा हवाई जहाज उड़ते हैं तो समताप मंडल में उड़ते हैं, जो विमान हवाई जहाज हैं। आयन मंडल में रेडियो तथा संचार उपग्रह स्थित होते हैं, तो आयन मंडल में रेडियो तथा संचार उपग्रह स्थित होते हैं। उल्का से संबंधित अधिकांश घटनाएं मध्य मंडल में होती हैं, तो जो उल्का पिंड से संबंधित घटनाएं हैं ये मध्य मंडल में होती हैं। और अंतरिक्ष यात्री तथा उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, तो बहिर्मंडल में ये पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो जो अंतरिक्ष यात्री हैं, उपग्रह है, ये सभी पृथ्वी की परिक्रमा बहिर्मंडल में करते हैं। और बहिर्मंडल की प्रधान गैसें तो हीलियम, हाइड्रोजन है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखता है जलवाष्प तथा CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जो है पृथ्वी के ताप को बनाए रखता है। या किस प्रकार बनाए रखता है, आप एनसीईआरटी देखिए हमारी। पृथ्वी में जल की उपस्थिति कहलाती है तो आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। वायुमंडल की आर्द्रता की माप की जाती है तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। ग्रीन हाउस गैसें हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये जो है जलवाष्प, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। सागर तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समदाब रेखा कहलाती है। तो सागर तल पर जो समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, इनको जो है समदाब रेखा कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र तो बैरोमीटर है, इससे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा तो 12 नाटिकल मील तक जो है फैली है। एक नाटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होता है। किसी स्थान पर दो ज्वारों के बीच का अंतराल होता है तो 12 घंटा 26 मिनट जो है के बीच में दो ज्वार आ सकते हैं। ज्वार के कितने समय बाद भाटा आता है, तो 6 घंटा 13 मिनट के बाद जो है यहाँ पे भाटा की प्रक्रिया होती है। और ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण चंद्रमा एवं सूर्य का जो है गुरुत्वाकर्षण है। तो इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से ज्वार भाटा की परिघटना हम आप देखते हैं समुद्रों में। अब आइए थोड़ा सा हम विश्व के भूगोल को देखते हैं एक नज़र। आप लोग देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से आपको ये वीडियो लाया कर गया है और आप बिल्कुल इसको देखिए और आप अपने एग्जाम में काफी अच्छा करेंगे। विश्व का कुल क्षेत्रफल आप देखेंगे तो 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। याद नहीं रखना है आपको बिल्कुल। देशों की संख्या विश्व में 195 है। जनसंख्या लगभग 7.17 अरब है और सबसे बड़ा देश भारत हो गया है जनसंख्या के मामले में। सॉरी। और वेटिकन सिटी अब भी जो है सबसे छोटा देश बना हुआ है। और महाद्वीप 7 है हमारे पास। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। और विश्व में ग्रामीण जनसंख्या है तो कुल जनसंख्या का 47.7% ग्रामीण जनसंख्या है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में स्थित है 8850 मीटर। सर्वाधिक जन्म दर वाला महाद्वीप अफ्रीका है। सर्वाधिक मृत्यु दर वाला भी अफ्रीका है। विश्व में सर्वाधिक तथा न्यूनतम साक्षरता वाला देश तो फिनलैंड जो है सबसे अधिक साक्षरता वाला देश है तथा साउथ सूडान सबसे कम साक्षरता वाला देश है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मोनाको है। और सबसे गरीब देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य। सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा चीनी है जिसे मंदारिन कहा जाता है। और सबसे अमीर देश कतर है। जनसंख्या दृष्टि में विश्व का सबसे छोटा महानगर है तो संघाई चीन सबसे छोटा महानगर है। विश्व का जलीय क्षेत्रफल नहीं याद रखना है, स्थलीय क्षेत्रफल नहीं याद रखना है।
सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस है, इसको आप याद रखेंगे। सबसे छोटा गणतंत्र नौरू है। और एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या 45, तो 60% संपूर्ण विश्व की सिर्फ एशिया में निवास करती है। और विश्व की छत, ये इंपॉर्टेंट है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ये पामीर के पठार को कहा जाता है। सर्वाधिक घना रूप में बसा द्वीप है तो जावा द्वीप या सबसे घने रूप में बसा हुआ है। संसार का सबसे बड़ा सागर है तो दक्षिण चीन सागर, साउथ चीन चाइना सागर है, सबसे बड़ा है। और एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है तो चीन, और सबसे छोटा मालदीव है। विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश भी चीन है। और प्राकृतिक रबड़ उत्पादन वाला देश थाईलैंड है विश्व का। विश्व का सर्वाधिक अभ्रक, तो अभ्रक सबसे अधिक चीन में। चाय, तो चाय में भारत है। और अभ्रक में भारत था कुछ दिन पहले, आप लोग करंट का जरूर देख के जाइएगा। विश्व में सर्वाधिक टिन उत्पादित वाला देश, तो टिन में मलेशिया है। चाइना मलेशिया दोनों एक दूसरे पे चलते रहते हैं। अंध महाद्वीप कहा जाता है तो अफ्रीका को कहा जाता है, ब्लैक ऑब्लिक डार्क कॉन्टिनेंट। अफ्रीका में पाए जाते हैं बुशमैन कालाहारी में, तथा पिग्मी जो है कांगो बेसिन में जनजातियां प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। और जोहान्सबर्ग जो अफ्रीका में स्थित है, यहाँ सबसे अधिक सोना पाया जाता है। अफ्रीका के उष्ण तथा शीतोष्ण घास का मैदान क्रमशः सवाना और बेल्ट्स कहलाते हैं। सबसे बड़ी हीरे की खान जो है किम्बरले है, जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित है, या विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है किम्बरले। और सर्वाधिक कोको उत्पादन तो आइवरी कोस्ट जो है अफ्रीका का, यहाँ पे सबसे अधिक कोको का उत्पादन होता है। और उत्तरी अमेरिका की खोज कोलंबस द्वारा 1492 में की गई थी। रेड इंडियन और निग्रो प्रजातियां निवास करती हैं तो उत्तरी अमेरिका में। यूएसए के दक्षिण पूर्व तट पर चलने वाली चक्रवात कहलाती है तो हरिकेन और टॉर्नेडो, तो हरिकेन और टॉर्नेडो चलती है। उत्तरी अमेरिका का जो घास का मैदान है प्रेरी है। और कार उद्योग केंद्र डेट्रॉयट है यूएसए का। और सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश मॉन्ट्रियल है कनाडा। विश्व का सर्वाधिक मक्का तथा सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश यूएसए है। और विश्व में सबसे अधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश मैक्सिको है। विश्व में अप्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से बहने वाली सबसे बड़ी नदी है तो अमेजन, दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में। तो अमेजन जो है सबसे अधिक इसका अपवाह तंत्र है। और ब्राजील के कहवा के बागों को कहा जाता है फैजेंडा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, जो ब्राजील के कहवा के बाग हैं इनको जो फैजेंडा कहा जाता है। ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को सेल्वाज कहा जाता है। और अटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, जो कि अर्जेंटीना का हृदय है। तो दक्षिण अमेरिका के जो वृक्ष रहित घास के मैदान हैं। लंदन, तो लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस, तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। फैशन की नगरी, तो फैशन की नगरी पेरिस को कहा जाता है। और सर्वाधिक अंगूर, तो इटली में, सर्वाधिक अंगूर इटली में। फ्रांस का यूके, तो फ्रांस का यूके इंग्लिश चैनल है। तो फ्रांस का यूनाइटेड किंगडम जो है इंग्लिश चैनल को जाना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक ने की थी। और न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी कहलाते हैं। विश्व विख्यात सोने की खान कालगुरली और कुलगार्डी, तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादित करने वाला देश चीन है। विश्व विख्यात जीव कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन, तो इसे हम न्यूजीलैंड को कहते हैं, दक्षिण का ब्रिटेन। विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनित करने वाला देश भी चीन है। और श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका को कहा जाता है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या सिंगापुर में निवास करती है विश्व में। झीलों का देश फिनलैंड है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूरोप का भारत, तो यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। तो यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। यूरोप का खेल मैदान स्विट्जरलैंड को, तो यूरोप का खेल मैदान स्विट्जरलैंड।
विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कैनेडी। विश्व में सर्वाधिक कॉफी तथा कोको उत्पादक तो ब्राजील में होता है। विश्व में सर्वाधिक गर्म गर्म स्थल अल अजीजिया लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका। तो अल अजीजिया जो है लीबिया में पाया जाता है, विश्व का सबसे गर्म स्थान है। विषुवत रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है और मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है सुएज नहर। 1 मिनट यहीं पे आप याद रख लीजिएगा, विषुवत रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया। अब कर्क रेखा माही नदी जो है 2 बार काटती है कर्क रेखा को, इसको आप लोग याद रखिएगा। लाल सागर को भूमध्य सागर से सुएज नहर जोड़ती है, मिस्र में स्थित है। अफ्रीका यूरोप से पृथक होता है जिब्राल्टर जल संधि द्वारा। यूरोप का गर्म कंबल वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है गल्फ स्ट्रीम जलधारा को। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है पनामा नहर। गोल्ड कोस्ट के नाम से घाना जाना जाता है, तो गोल्ड कोस्ट के नाम से घाना को जानते हैं। आस्वान बांध नील नदी पर है, तो आस्वान बांध जो है नील नदी पर है। वनों का देश, तो आप देख रहे हैं कि वनों का देश कांगो को कहते हैं। एकमात्र महाद्वीप जिससे कर्क एवं मकर रेखा दोनों गुजरती है तो अफ्रीका है। द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस, लैंड ऑफ कंगारू एवं प्यासी भूमि का देश, तो ये सभी जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। और सबसे अधिक लवणता वान झील में पाई जाती है। डिगो गार्सिया द्वीप किस महाद्वीप पर स्थित है? तो हिंद महासागर में। अभी काफी ज्यादा इस पे विवाद हुआ था, तो इसके पूछे जाने की संभावना अधिक है। डिगो गार्सिया द्वीप। कील नहर, तो कील नहर जर्मनी में स्थित है। क्यूराइल द्वीप का विवाद 2 देशों के बीच है, तो क्यूराइल द्वीप का विवाद रूस और जापान के बीच में है। तो क्यूराइल जो आइसलैंड है, इसका विवाद रसिया और जापान के मध्य में है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली नहर कील नहर है, तो कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। बेरूत लेबनान की राजधानी है, तो बेरूत जो है लेबनान की राजधानी है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां यूएसए में स्थित हैं। तो ब्लैक हिल, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन हिल, ये तीनों पहाड़ियां यूएसए में हैं। पहले श्याम के नाम से जाने जाने वाला देश तो थाईलैंड है, तो थाईलैंड श्याम के नाम से। और अनेक्जिमेंडर ये विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता थे। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग इंडोनेशिया द्वीप को कहा जाता है। और यूएसए तथा कनाडा के बीच की सीमा रेखा है 49वीं समांतर रेखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी, तो माउंट एकांकगुआ जो है यह सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण अमेरिका के। मैनीगॉट रेखा, तो जर्मनी व फ्रांस के मध्य है जो रेखा मैनीगॉट के नाम से जानी जाती है। जापान निप्पन का देश या निप्पों का देश कहा जाता है। अर्जेंटीना की राजधानी तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है, ब्यूनस आयर्स। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, तो ओल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। क्रा नगर किस देश में स्थित है? तो थाईलैंड में स्थित है क्रा नगर। अंकोर वाट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंकोर वाट का मंदिर तो कंबोडिया में स्थित है। और प्रायद्वीपों का महाद्वीप, तो यूरोप को जो है प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। 3 तरफ से जल घिरा हो प्रायद्वीप कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे घना बसा है? तो मरे डार्लिंग नदी के किनारे ऑस्ट्रेलिया घना बसा है, बाकी तो रेगिस्तान यहाँ पे अधिक है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को अलग करती है तो 38वीं समांतर रेखा। नियाग्रा जलप्रपात किन देशों को विभाजित करती है? तो यूएसए और कनाडा को जो है नियाग्रा जलप्रपात विभाजित करती है। प्रशांत महासागर के चौराहा के उपनाम से जाना जाता है, तो हवाई द्वीप को जाना जाता है प्रशांत महासागर के चौराहा के उपनाम से। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जलमार्ग, तो उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग सबसे व्यस्त जलमार्ग है।
मलक्का जल संधि इंडोनेशिया जोड़ती है, तो अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है मलक्का जल संधि। कोलोराडो नदी स्थित है यूएसए में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोलोराडो रिवर। तो कोलोराडो रिवर जो है यूएसए में स्थित है। महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रह क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ पे स्थित है? उत्तर अटलांटिक महासागर में। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है तो बिलीबिली, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है तो ऑर्डर नीस रेखा। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र जापान। निम्नतम प्रजनन दर विश्व में तो स्वीडन। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा वाला देश विश्व में जो है नॉर्वे है, यहाँ पे सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है। चकमा शरणार्थी हैं तो बांग्लादेश की, तो चकमा जो शरणार्थी हैं बांग्लादेश के हैं। नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। तो नील नदी सबसे लंबी नदी है, 6690 किलोमीटर की है और इसका उद्गम स्थल विक्टोरिया लेक है। पेट्रोनेस टावर स्थित है तो मलेशिया में स्थित है पेट्रोनेस टावर। तो पेट्रोनेस टावर मलेशिया में स्थित है। सीयर्स टावर शिकागो में स्थित है। विश्व में जूट उत्पादन में, तो जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य भारत है और भारत में पश्चिम बंगाल सबसे अग्रणी है जूट उत्पादन में। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है तो बेरिंग जल डमरू मध्य जो है ये आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठंडी जलधारा है तो लेब्राडोर, ये ठंडी जलधारा है उत्तर अमेरिका में। और गर्म जलधारा तो गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल है तो पेंटागोनिया का मरुस्थल ये सबसे उष्ण है दक्षिण अमेरिका का। मिसिसिपी मिसौरी नदी का उद्गम स्थल जो मैक्सिको खाड़ी में गिरती है तो रेड रॉक जो है इसका उद्गम स्थल। सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। और आंसुओं का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है तो बाब अल मंदेब जो है जलडमरू मध्य, इसे आंसुओं के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है बाब अल मंदेब। यांगसी क्यांग नदी का उद्गम स्थल है तो तिब्बत का पठार चीन। यांगत्जी नदी यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। मृतक घाटी डेथ वैली कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन अफ्रीका में निवास करती है तो अफ्रीका में निवास करती है कांगो बेसिन। बद्दू बद्दू जनजाति, तो बद्दू जनजाति अरब के रेगिस्तान में निवास करती है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जी नदी है। संसार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो मौसिन राम मेघालय में स्थित है। चेरापूंजी आप जानते होंगे भारत में। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी है मंगोलिया में। और एशिया का सबसे गर्म स्थल जैकोबाबाद है पाकिस्तान में, तो जैकोबाबाद पाकिस्तान में है। लॉस एंजल्स अमेरिका प्रसिद्ध है फिल्म उद्योग के लिए। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है तो ब्यूनस आयर्स। तो ब्यूनस आयर्स किसकी कैपिटल है? अर्जेंटीना की। सारगैसो सागर, तो सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सारगैसो सागर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्ध महासागर, तो हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है। टॉर्नेडो चक्रवात यूएसए के मिसिसिपी घाटी में आती है, तो टॉर्नेडो यूएसए के मिसिसिपी घाटी में आती है। जापान सागर तथा चीन सागर के समीपवर्ती भाग में आने वाला चक्रवात टाइफून है। तो जापान सागर तथा चीन सागर के समीपवर्ती भाग में आने वाला चक्रवात टाइफून है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है तो काकेशस पर्वत जो है यह अलग करता है एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से। तो एशिया यूरोप को अलग करता है काकेशस महाद्वीप, काकेशस पर्वत। विश्व की प्रसिद्ध मक्का मंडी तो सेंट लुइस है, तो सेंट लुइस में है विश्व की प्रसिद्ध मक्का मंडी। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, तो ये उदाहरण किसका है? तो भ्रांसोत पर्वत का उदाहरण है, तो ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। बोर्नियो द्वीप स्थित है तो प्रशांत महासागर में।
तो बोर्निया जो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। भूगोल का पिता हिकेटियस हैं। और एशिया एवं यूरोप के बीच सीमा निर्धारण का कार्य तो यूराल पर्वत करता है। एशिया और यूरोप के बीच सीमा का निर्धारण। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी तो लिपारी द्वीप इटली में स्थित है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। रोटी की डलिया यूक्रेन को कहा जाता है यूरोप में, तो रोटी की डलिया कहा जाता है इसे यूक्रेन को। काफी दिन तक इसमें युद्ध चलता रहा है। और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी लिपारी द्वीप में स्थित है। विश्व में गंधक उत्पादन में अग्रणी देश तो यूएसए गंधक उत्पादन में अग्रणी देश है। मृत सागर अवस्थित है तो जॉर्डन एवं इजराइल के बीच में स्थित है मृत सागर। तो मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है, तो पूर्व का मोती श्रीलंका है। रूर घाटी कहाँ पे है, तो रूर घाटी जर्मनी में स्थित है। भारत में किस स्थान को रूर घाटी की संज्ञा दी गई है, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो रूर घाटी जर्मनी में स्थित है। पूर्व का मोती श्रीलंका है। और मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। नई दुनिया के नाम से जाने जाने वाला महाद्वीप है तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। मिस्ट्रल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिस्ट्रल स्थानीय पवन है स्पेन और फ्रांस की। मैस्ट्रल उत्तरी इटली की है। और येलोस्टोन पार्क उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिस्ट्रल ये स्पेन और फ्रांस की है और अंगूर की खेती के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैस्ट्रल स्थानीय पवन उत्तरी इटली की है। विश्व का सबसे व्यस्त नहर है तो कील नहर विश्व का सबसे व्यस्त नहर है। और विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी है तो हुआंगहो नदी जो है यह सबसे विश्वासघाती नदी के रूप में जानी जाती है। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है तो राइन नदी, ये सबसे व्यस्त है। और सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था। तो पनामा नहर 1914 में, सुएज नहर 1869 में और इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है और बोत्सवाना में यहाँ पे है कालाहारी मरुस्थल। बेलग्रेड तथा वियना स्थित है डेन्यूब नदी के किनारे। तो बेलग्रेड तथा वियना डेन्यूब नदी के किनारे हैं। रोम, रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है और इसका जो उद्गम स्थान है वह ब्लैक फॉरेस्ट है। तो टाइबर नदी का उद्गम स्थल ब्लैक फॉरेस्ट है और रोम इसी के किनारे स्थित है। चावल तथा गेहूं प्रमुख उत्पादक देश चीन है। लोहा मैग्नीज का भी चीन है और पारा उत्पादक में भी सबसे अग्रणी देश चीन है। तो चावल, गेहूं, लोहा मैग्नीज, पारा सभी में जो है यह लीड करता है चाइना। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना सबसे जो है अधिक मांस को एक्सपोर्ट करता है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में चिली में स्थित है। तो अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका चिली में स्थित है। और पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम है तो मकरान तट। तो मकरान तट के नाम से जाना जाता है इसे। एंडीज पर्वतमाला, एकांगुआ की बात हुई थी सबसे अधिक ऊंची चोटी। देखिए हमने विश्व के भूगोल के बारे में बात कर ली। आइए अब हम कुछ देख लेते हैं भारत का भूगोल यहाँ पे थोड़ा सा। तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत में सूर्यास्त सबसे बाद में जो है गुजरात में होता है। लगभग 2 घंटा अंतर है यहाँ पे पूर्व से पश्चिम में। पूर्वी घाट को जो है कहा जाता है कोरोमंडल तट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाने जाते हैं। सबसे अधिक राज्यों को छूने वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है, 8 राज्यों को छूता है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले 8 राज्य हैं तो उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। भारत में कुल नगरों की संख्या है तो 516। तो भारत में कुल नगरों की संख्या 516 है।
देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई है तो 48.65 लाख किलोमीटर यहाँ पे कुल जो सड़क मार्ग है इसकी लंबाई है। और आप देख रहे हैं कि 516 टोटल नगरों की संख्या है और 48 जो है 0.65 लाख यहाँ पे सड़क मार्ग की लंबाई अब तो और हो गई है। ये थोड़ा डाटा पुराना है। भारत में पर्वत, पठार और मैदान का प्रतिशत है तो पर्वत की जब हम बात करते हैं तो 29.3% है पर्वत, और पठार जो है 27.7% और मैदान 43% है। तो 29.3% पर्वत, पठार और मैदान। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, या गाडविन आस्टिन के नाम से जाना जाता है इसे, और इसकी टोटल लंबाई 8611 मीटर है और यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है जिसे गाडविन आस्टिन के नाम से जाना जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री लिखा है यहाँ पे, और हिमाद्री जो है सबसे ऊंची श्रेणी है। अगर चोटी की बात करेंगे तो कंचनजंगा है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो हिमाद्री पर्वत श्रेणी में स्थित है, माउंट एवरेस्ट। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा है, सिक्किम में स्थित है, 8598 मीटर है। जेलेपला और नाथुला दर्रा अवस्थित है तो सिक्किम में स्थित है जेलेपला और नाथुला दर्रा। तो जेलेपला, नाथुला ये दोनों दर्रे जो है सिक्किम में स्थित हैं। बुर्जिल और जोजिला, तो जोलीला लिखा है लेकिन जोजिला है, ये दोनों कश्मीर में स्थित हैं। और सिपकिला, बारालाचला ये हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। तो जिलेपला, नाथुला सिक्किम में, बुर्जिल और जोजिला ये कश्मीर में, सिपकिला और बारालाचला ये दोनों हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। हिमालय नवीन वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। भारत का प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत, तो राजस्थान से दिल्ली तक यह फैला है। रेजिडुअल माउंटेन की संज्ञा इसे अब दी गई है। अरावली के जो सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर है, 1722 मीटर है। तो माउंट आबू में स्थित है, तो माउंट आबू में स्थित है गुरु शिखर। सह्याद्री स्थित है तो महाराष्ट्र में सह्याद्री स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागर माथा, और माउंट एवरेस्ट को चीन में कहा जाता है तो क्योमो लांग। तो जो माउंट एवरेस्ट है इसको चीन में क्योमो लांग के नाम से जाना जाता है। मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा थाल घाट है, तो जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है थाल घाट दर्रा है। भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है, और पाल घाट दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। तो भोर घाट मुंबई से पुणे, मुंबई को नासिक से थाल घाट जो है दर्रा जोड़ता है, और तमिलनाडु को केरल से पाल घाट। नीलगिरी की सबसे ऊंची श्रेणी है तो डोड्डा बेट्टा 2637 मीटर या नीलगिरी की सबसे ऊंची श्रेणी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन, बात हुई थी। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी है, तो 2695 मीटर है अनाईमुडी, जो कि अनामलाई श्रेणी में स्थित है। भारत में अधिकांश वर्षा होती है तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में अधिकांश वर्षा होती है, और इसका आगमन जून के प्रथम सप्ताह 1 से 5 जून के बीच में होता है, केरल में सबसे पहले। जाड़ों के दिनों जनवरी फरवरी में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है तो लौटते हुए मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से, तो इसकी वजह से यहाँ पे वर्षा होती है ठंडी में। भारत में सर्वाधिक मात्रा क्षेत्र में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, और सबसे उपयुक्त मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। तो खादर बांगर दो चीजें हैं यहाँ पे। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है, इसके बारे में बात की थी। तो काली मिट्टी का जो निर्माण है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है तो रेगुर मिट्टी या लावा मिट्टी भी इसे बोला जाता है। तो रेगुर मिट्टी या लावा मिट्टी के नाम से भी इसको जानते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है तो काली मिट्टी। तो काली मिट्टी
कपास की खेती के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी है। और काली मिट्टी का सर्वोत्तम जो क्षेत्र है, तो सबसे जो उसका उत्तम क्षेत्र है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी का जो रंग है वो काला होता है, तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण, तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म के कारण काली मिट्टी का जो रंग है यह काला होता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। और चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट है। तो आप देख रहे हैं लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए अच्छी है। लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है तो ग्रेनाइट तथा नीस या नाइस चट्टानों के विखंडन से। तो इन दोनों चट्टानों के विखंडन से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी में बहुलता होती है आयरन और सिलिका की। काली मिट्टी में प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व तो है लोहा और मैग्नीशियम। लाल मिट्टी की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं कहलाती हैं नार्वेस्टर, जो कि असम में, और काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में कहलाती हैं। तो नार्वेस्टर जो ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं होती हैं, तो असम में नार्वेस्टर और काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में कहलाती हैं। अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली, मार्च अप्रैल में काट ली जाने वाली रबी की फसल है। जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, खरीफ है। और गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, राई रबी की फसल है। धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इत्यादि खरीफ की फसल है। तो भारत में सबसे अधिक संख्या में नलकूप और पंप सेट कहाँ पे हैं, तो तमिलनाडु में हैं। तमिलनाडु में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। मिनिकॉय द्वीप को शेष उत्तरी द्वीपों से अलग करता है, तो 9 डिग्री जो चैनल जलमार्ग है यह मिनिकॉय द्वीप को शेष उत्तरी द्वीपों से अलग करता है। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान अलग होता है, तो डंकन पैसेज द्वारा दोनों अलग होते हैं। अंडमान और निकोबार अलग होता है, तो 10 डिग्री चैनल जलमार्ग द्वारा अंडमान और निकोबार अलग होता है। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान तो डंकन पैसेज से दोनों अलग होते हैं। अंडमान और निकोबार की सर्वोच्च बिंदु है तो सैडल पीक, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। द्वीपों पर अधिकता होती है, तो नारियल के वृक्षों की अधिकता होती है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है तो मिनिकॉय। लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। काफी विवादों में भी था तो मालदीव, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को पृथक करती है, तो ग्रेट चैनल इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करती है। पीओके और श्रीनगर को बुर्जिल दर्रा जो है जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से जो जिला दर्रा जोड़ता है, तो श्रीनगर को लेह से। हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को सिपकिला दर्रा जोड़ता है। जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश को बारालाचला, और सिक्किम और तिब्बत को नाथुला और जेलेपला दर्रा जोड़ता है। तो यहाँ पे दर्रों की बात हुई। पश्चिमी घाट का अन्य नाम सह्याद्री है, और सह्याद्री पर्वत स्थित है महाराष्ट्र में। और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दक्षिण पहाड़ियों का मिलन स्थल नीलगिरी है। और भारत के द्वीप समूह स्थित हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, तो लैंडफॉल द्वीप जो है सबसे उत्तरी है। सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु धूपगढ़ है, 1350 मीटर पंचमढ़ी के पास है धूपगढ़। छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च बिंदु है, तो पारसनाथ गिरिडीह जिला में स्थित है। छोटा नागपुर पठार का सर्वोच्च बिंदु है। दक्षिण में इलायची पर्वत और नीलगिरी पर्वत पालघाट दर्रा द्वारा अलग होते हैं, तो दक्षिण में जो इलायची पर्वत है और नीलगिरी पर्वत है। न्यू मूर द्वीप, तो न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आलू, मूंगफली, गन्ना, प्याज ये सब नकदी फसल के उदाहरण हैं।
और इलायची पहाड़ी केरल में स्थित है। तो इलायची पहाड़ी जो है केरल में स्थित है। दक्षिण में इलायची पर्वत और नीलगिरी पर्वत को पालघाट दर्रा अलग करता है। भारत में अरावली पर्वत राजस्थान एवं सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश उदाहरण है। तो ये रेजिडुअल माउंटेन के उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत के। हिमालय रॉकी आल्प्स एवं एंडीज पर्वत उदाहरण है। तो वलित पर्वत के ये उदाहरण है, हिमालय रॉकी आल्प्स और एंडीज। भारत में शाहतूत से रेशम प्राप्त किया जाता है। तो कर्नाटक में जो है शाहतूत के द्वारा रेशम प्राप्त होता है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है। तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। यूरेनियम जादूगोड़ा झारखंड में भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा से एक प्रमुख वितरिका मेघना निकलती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा मेघना है। तिब्बत चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। और थीन बांध रावी नदी पर पंजाब में स्थित है। भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा एवं ताप्ती। नर्मदा नदी की जुड़वा नदी कही जाती है। तो ताप्ती नदी को नर्मदा नदी की जुड़वा नदी की संज्ञा दी गई है। गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी है। नर्मदा सर्वाधिक बहती है मध्य प्रदेश में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक के निकट त्र्यंबक की पहाड़ी है। तो ये इसका उद्गम है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है तो कृष्णा। तो गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की, उस सेकंड पे कृष्णा है। नदी के द्वारा की जाने वाली काट छांट तथा जमा करने की क्रिया क्रमशः अपर्दन तथा निक्षेपण कहलाती है। तो जो काट छांट है वह अपर्दन, और फिर उसके बाद वो जब कहीं ले जाकर जमा हो जाती है तो वह निक्षेपण है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसे मुहाने कहा जाता है। तो ज्वारमुख या एस्चुरी कहा जाता है। तो एस्चुरी सीधा गिरती हैं, वो जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जे है। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है। और भारत की सबसे लंबी नहर राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है तो सतलज से। तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसमें जल सतलज नदी से प्राप्त होता है। भारत में मानव निर्मित तो गोविंद सागर झील है, यह सबसे बड़ी झील है मानव निर्मित भारत में। और यह भाखड़ा नांगल बांध से निर्मित हुई है गोविंद सागर झील। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम है। इसकी स्थापना 1902 में हुई है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है तो कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। माहिम तट महाराष्ट्र में स्थित है। और भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी है तो वैगई है। और दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है तो बेतवा है। बेतवा जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। देश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है तो 1948 में स्थापित जो दामोदर परियोजना है सबसे पहली परियोजना है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा श्रेणी के बीच बहने वाली नदी तो नर्मदा है। यह विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं तो सिंधु नर्मदा ताप्ती। बंगाल की खाड़ी में गंगा कावेरी गोदावरी महानदी गिरती हैं। गोकक जलप्रपात तो गोकक नदी पर कर्नाटक में स्थित है। दिल्ली तथा आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। और श्रीरंगपट्टम कावेरी नदी के तट पर स्थित है। तो श्रीरंगपट्टम कावेरी नदी के तट पर। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग है। अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार है तो 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट 1 मिनट, एक देशांतरीय विस्तार है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश
और जो देशांतरीय विस्तार है तो 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य इसका विस्तार है। तो यहाँ तक हो गया है। अब हम फिर बात करेंगे इतिहास के बारे में। तो यहाँ तक हमने भूगोल को पूरा कवर किया है। आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए, अगर पसंद आया तो चैनल को हमारे ज्वाइन करिए और कमेंट में अपना कुछ सुझाव जरूर दे के जाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।